तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है आपका पार्ट 3 जो आपका यूकेपीडिया इतिहास चल रहा है, जो कि बुक है आपके भगवान सिंह धामी जी की। उसका आज पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने आपको राज्य का प्रागैतिहासिक काल डिस्कस किया था। पार्ट 2 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आपका जो राज्य की मूल जातियाँ थी उनके बारे में डिस्कस किया था। अब पार्ट 3 में आपके साथ में कुड़िंद राजवंश के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है? तो पहले थोड़ा-सा कल की वीडियो पे चर्चा कर लेते हैं। राज्य की पहली मूल जाति थी कोल जाति, ठीक है? यानी कोल राज्य की सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी जाति है कौन-सी? कोल, ठीक है? कोल के बाद राज्य में आते हैं कौन से? किरात। तो किरात क्या करते हैं? कोलों पे अपना अधिकार करके कोलों को अपना दास बना देते हैं, ठीक है? तो अब कोलों के ऊपर कौन हो गया? किरात हो गया, ठीक है? किरातों के बाद राज्य में आते शक, ठीक है? तो किरातों के बाद राज्य में कौन आते? शक। और शक क्या थे? एक लड़ाकू जाति थी, ठीक है? इनका काम क्या था? लड़ना था। तो ये क्या करते हैं? आसानी से किरातों को अपना गुलाम बना देते, ठीक है? तो इस समय समाज में सबसे नीचे कौन सी जाति है? कोल। कोल के ऊपर किरात और किरातों के ऊपर शक जाति, ठीक है? जो शक जाति थी वो क्या करती है? राज्य में सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करती है, ठीक है? इससे पहले कोल और किरातों की कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, ठीक है? ये लोग मेनली कृषि का कार्य करते थे और ऐसे मतलब शिकार-उकार करते थे, ठीक है? जब राज्य में शक आते हैं तो शक क्या करते हैं? राज्य में सामाजिक व्यवस्था को शुरू करते हैं, ठीक है? ये कई सारी प्रथाओं को शुरू करते हैं राज्य में, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सभी क्या थी? जातियाँ थी, ठीक है? इस समय तक सिर्फ उत्तराखंड में जातियों का निवास था। कोई भी राजवंश इस समय तक उत्तराखंड में निवास नहीं कर रहा था, ठीक है? तो राज्य में पहला राजवंश निवास करता है आपका कुड़िंद राजवंश। कुड़िंद राज्य का पहला राजनीतिक राजवंश है, ठीक है? राजनीतिक राजवंश से अर्थ है कि इनका राजा था और मतलब ये एक तरीके से शासन किया इन्होंने उत्तराखंड पे, ठीक है? तो कुड़िंद राजवंश को राज्य की पहली राजनीतिक शक्ति माना गया, ठीक है? और अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य की पहली ऐतिहासिक ऐतिहासिक राजवंश कौन था? तो आपका कर्तिकेपुर यानी कि कत्यूरी राजवंश राज्य का पहला क्या है? ऐतिहासिक राजवंश है, ठीक है? ऐतिहासिक और राजनीतिक शक्ति में अंतर है, ठीक है? कुड़िंद, क्योंकि कुड़िंदों का कोई भी लिखित इतिहास हमें अभी तक नहीं मिला है, इसलिए कुड़िंदों को क्या कहा जाता है? राज्य की पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है, ठीक है? क्योंकि इनका जो भी इतिहास है वो इनके सिक्कों के आधार पर लिखा या बनाया गया है, ठीक है? जबकि कत्यूरी राजवंश का जो इतिहास है वो लिखित रूप में मिलता है, इसीलिए कत्यूरी राजवंश को राज्य का पहला ऐतिहासिक क्या बोला जाता है? राजवंश बोला जाता है, ठीक है? अब कुड़िंदों पे थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। जो कुड़िंद थे वो किसके वंशज थे? वो आपके आर्यों के वंशज थे, ठीक है? अब जो आर्य आपके उत्तराखंड में आके रुके थे उनको क्या कहा जाता है? त्रिशु, ठीक है? आपने याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन बन चुका है कि जो शाखा आपके उत्तराखंड में आके बसी थी आर्यों की, उसको क्या कह के संबोधित किया जाता था, ठीक है? तो उसको त्रिशु कह के संबोधित किया जाता था, ठीक है? और यही क्या थे? आपके आर्यों के वंशज थे। कौन? आपके कुड़िंद, ठीक है? जो आपका वराहमिहिर है, उसने कुड़िंदों को द्विजमुख कहा है, ठीक है? तो आपने ध्यान रखना है, जो आपका वराहमिहिर है, उसने कुड़िंदों को क्या कहा है? द्विजमुख कहा है, ठीक है? कुड़िंद राजवंश की जानकारी के जो स्रोत हैं, वो बेसिकली 2 स्रोत हैं। एक आपका साहित्यिक प्रमाण हो गया और एक आपका मुद्राएँ हो गई, ठीक है? तो साहित्यिक प्रमाण में आपने ध्यान रखना है, महाभारत में आपको कुड़िंदों की जानकारी मिलेगी। उसके अलावा अष्टाध्यायी में आपको कुड़िंदों की जानकारी मिलेगी और अर्थशास्त्र में भी आपको कुड़िंदों की जानकारी मिलेगी, ठीक है? अब बात करते हैं महाभारत। महाभारत में कुड़िंदों की जानकारी आपको एक बहुत मतलब बहुत छोटे स्तर पे मिलेगी, यानी कि कहीं-कहीं पे आपको कुड़िंद नाम मेंशन होगा, जिससे इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय उत्तराखंड में कुड़िंदों का निवास था, ठीक है? ऐसे अष्टाध्यायी में भी कहीं-कहीं कुड़िंद शब्द को लिखा गया है, मतलब विस्तृत रूप से कुड़िंदों की जानकारी इनमें नहीं मिलती है, सिर्फ़ कहीं-कहीं पे आपको कुड़िंद नाम मतलब कहीं पे मेंशन मिल जाएगा, जिसके आधार पर इतिहासकार क्या करते हैं, अपने इतिहास को बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो काल है जब इतिहास को लिखा नहीं गया था, इसीलिए इतिहासकार क्या करते हैं, मतलब जो कड़ी होती है, उनको जोड़कर एक इतिहास को बनाते हैं, ठीक है? मतलब इनके कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है, ठीक है? आप ध्यान रखें, इनके भी कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आपका प्राचीन इतिहास कहा जाता है, ठीक है? प्राचीन इतिहास में कोई भी आपको मतलब पुख्ता साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है? वैसे आपके अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है, उसमें भी कुड़िंद शब्द कहीं-कहीं पे मेंशन हो रखा है, जिसके आधार पर इतिहासकार क्या करते हैं, सिर्फ़ एक क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है? महाभारत में कुड़िंद राजा शुभाऊ का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं महाभारत की, ठीक है? तो महाभारत में कुड़िंद राजा शुभाऊ का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, ठीक है? अब जो शुभाऊ था उसकी राजधानी को श्रीनगर कहा गया है, ठीक है? यानी कि माना गया है कि जो आपका शुभाऊ था उसकी राजधानी कहाँ थी? उसकी राजधानी आपकी श्रीनगर में क्या थी? स्थित थी, ठीक है? तो क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि महाभारत में कुड़िंद राजा शुभाऊ की राजधानी कहाँ पर स्थित थी, ठीक है? तो आपके पास 3-4 ऑप्शन देगा, आपने सही टिक करना श्रीनगर, ठीक है? और महाभारत में कुड़िंद को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है, ठीक है? तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया था, ठीक है? तो उनको क्या कहा गया था? द्विज कहा गया था, ठीक है? वैसे ही आपकी अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य की रचना है, उसमें भी कुड़िंदों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, ठीक है? अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की रचना है, उसमें भी कुड़िंद शब्द का उल्लेख मिलता है, थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है, विस्तृत रूप से इन किताबों में उसका उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है? थोड़ा बहुत जानकारी कहीं-कहीं पे मिल जाती है, ठीक है? अब बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, जिसके आधार पर कुड़िंदों का इतिहास लिखा गया है, उस पे चर्चा करते हैं, ठीक है? पुरातात्विक साक्ष्यों में भी 2 साक्ष्य आपके पास मेनली हैं, एक है अभिलेख और एक है मुद्राएँ, ठीक है? तो अभिलेख भी इनके कुछ ज़्यादा अभिलेख नहीं मिले हैं, इनका
जैसे आपका भरूच का अभिलेख हो गया, ठीक है? भरूच से 4 अभिलेख मिले हैं। भरूच कहाँ है? आपका एमपी में, ठीक है? वहाँ से 4 अभिलेख मिले हैं, ठीक है? शुंग वंश के, जिसमें कहीं-कहीं पे आपको कुड़िंद नाम क्या मिला? मेंशन मिला, ठीक है? मतलब कुड़िंदों के बारे में वहाँ भी पक्की जानकारी हमको नहीं मिलती, ठीक है? वैसे ही मथुरा का उल्लेख है, जहाँ पे कुड़िंदों मथुरा का अभिलेख है, जहाँ पे थोड़ा बहुत क्या मिलता है? कुड़िंदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है? तो अभिलेखों से भी हमको कोई भी पक्की जानकारी नहीं मिलती कुड़िंदों की, कि कुड़िंदों ने कितने वर्ष तक उत्तराखंड में राज किया या इनका कौन-सा राजा था। यहाँ से हमको सिर्फ़ कोई मतलब ऐसे पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है? सिर्फ़ कहीं-कहीं पे आपको कुड़िंद नाम मेंशन मिलता है। तो जो कुड़िंदों की पक्की जानकारी या अच्छी जानकारी मिलती है, वो मिलती है कुड़िंदों के सिक्कों से, ठीक है? तो कुड़िंद वंश की जानकारी का वास्तविक पता उनकी मुद्राओं से चलता है, ठीक है? तो यहाँ यहाँ तक आपने देखा कि कुड़िंदों का सोर्स क्या था, मतलब कुड़िंदों का जानकारी का स्रोत हमारे पास क्या-क्या था, ठीक है? और स्रोतों में कौन से स्रोत हमारे पास थे जिनमें कुड़िंदों का हमें पक्की जानकारी मिलती है, ठीक है? तो मुद्राएँ क्या थी कुड़िंदों की? एक स्रोत की क्या थी? एक वास्तविक जानकारी थी, ठीक है? तो आपने ध्यान रखना है, मुद्राओं से हमें कुड़िंद वंश की वास्तविक जानकारी का पता चलता है, ठीक है? अब चर्चा कर लेते हैं कुड़िंदों कुड़िंदों की राजधानी पे, ठीक है? तो कुड़िंदों की जो प्रथम राजधानी थी, वो थी आपकी श्रीनगर में, ठीक है? जो कि मेंशन किया गया है महाभारत में। तो महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि श्रीनगर गढ़वाल का एक राजा था, कौन सा? शुबाहु, ठीक है? जिसकी राजधानी आपकी कहाँ थी? आपके श्रीनगर में थी। तो ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ़ आपने ध्यान रखना है कि महाभारत काल में कुड़िंदों की राजधानी कहाँ पे थी? श्रीनगर में थी, और उनका राजा कौन था? आपका उनका राजा था शुबाहु, ठीक है? उसके बाद कालकूट, यानी कि वर्तमान कालसी में कुड़िंदों की राजधानी आ जाती है, कब? मौर्य काल में, ठीक है? तो कहाँ से पता चलता है? आपका अशोक के शिलालेख से पता चलता है, ठीक है? क्योंकि अशोक के शिलालेख में कहा गया है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया है? पुलिंद कहा गया है, ठीक है? और उसी पुलिंद को इतिहासकार क्या मानते हैं? कुड़िंद मानते हैं। और जो क्षेत्र है, यानी कि जो कालसी वाला एरिया है, उसको उस अभिलेख में क्या कहा गया? अपरांत कहा गया, ठीक है? तो जो कालसी में रहने वाले लोग हैं, उनको उनको क्या कहा गया? पुलिंद कहा गया। जबकि उस क्षेत्र को क्या कहा गया? अपरांत कहा गया, जिसके आधार पर इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि जो पुलिंद शब्द का उल्लेख किया गया है, वही क्या थे? कुड़िंद थे, ठीक है? और कालसी वाले क्षेत्र को क्या कहा गया? आपका अपरांत कहा गया, ठीक है? और ये चीज़ आपके मेंशन है किसमें? परीक्षावाणी में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? उसके बाद की बात करते थे शत्रुघ्न नगर। तो उसके बाद उनकी राजधानी शिफ्ट होती है कहाँ पे? शत्रुघ्न नगर, जिसको वर्तमान में चक्राता कहा जाता है, ठीक है? और ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? टॉलमी के उल्लेख से मिलती है, ठीक है? यानी कि टॉलमी के उल्लेख में मिलता है कि जो उत्तर मौर्य काल था, उसमें कुड़िंदों की राजधानी कहाँ शिफ्ट हो जाती है? आपके शत्रुघ्न नगर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है? जो कि वर्तमान क्या है? चक्राता है। में स्थानांतरित हो गई थी, ठीक है? तो मेनली जो कुड़िंद थे, उनकी राजधानी 3 जगह रही। पहला श्रीनगर, जो कि थी महाभारत काल में। उसके बाद कालकूट यानी कि कालसी, वो कब रही? मौर्य काल में, ठीक है? उसके बाद उत्तर मौर्य काल में वो कहाँ जाती है? शत्रुघ्न नगर यानी कि चक्राता, ठीक है? यहाँ से आपसे राजधानी के किसमें? राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? बात कर लेते हैं कुड़िंद राजाओं के विवरण से, ठीक है? तो कुड़िंद राजाओं का विवरण हमको कहीं से भी मतलब पुख्ता रूप से नहीं मिलता है, यानी कि कहीं किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि कुड़िंद वंश का संस्थापक कौन था, या फिर कुड़िंद वंश का अंतिम राजा कौन था। ये मतलब एक तो वंशावली या फिर किसी भी राजा का क्रम या इतिहास हमको यहाँ से नहीं मिलता है, ठीक है? तो हम कुड़िंद राजाओं का जो पता है, वो कहाँ से चलता है? उनकी मुद्राओं से चलता है, ठीक है? तो जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है, वहाँ पे 8 कुड़िंद राजाओं का ज़िक्र है, ठीक है? यानी कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में आपको 8 कुड़िंद राजाओं का क्या मिलता है? नाम मेंशन मिलता है, ठीक है? जिसके आधार पर हम क्या बनाते हैं? कुड़िंदों का इतिहास बनाते हैं, ठीक है? कुड़िंद वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था, वो कौन था? अमोघभूति था, ठीक है? अब अमोघभूति कैसे पता चला कि अमोघभूति कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था? वो चला अमोघभूति की मुद्राओं से, ठीक है? आगे हम चर्चा करेंगे अमोघभूति की मुद्राओं पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अमोघभूति को सबसे प्रतापी राजा माना गया, ठीक है? अब चलते हैं कुड़िंद वंश की मुद्राओं में, जो कि उनके इतिहास का एक क्या है? सबसे ठोस क्या है? इतिहास मतलब वो है, प्रमाण है, ठीक है? ठोस प्रमाण है, कौन-सा? उनकी मुद्राएँ। तो उत्तराखंड के शुमाड़ी, जो कि श्रीनगर में, ठीक है? अठूर ग्राम कहाँ होगा? आपका टिहरी गढ़वाल। अल्मोड़ा व कत्यूर घाटी से कुड़िंद काल की क्या मिली है? आपको मुद्राएँ मिली है, ठीक है? कुड़िंद भाग की मुद्राओं को मेनली 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है? जो कुड़िंद काल की मुद्राएँ, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक? पहला कौन-सा था? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएँ, दूसरा आपका अमोघभूति प्रकार की मुद्राएँ, और तीसरा कौन-सी? चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएँ, ठीक है? तो 3 भागों में मुद्राओं को बाँटा गया है, और किस-किस भागों में मुद्राओं को क्यों बाँटा गया है, वो मैं इस आगे आपके साथ चर्चा करूँगा, ठीक है? अब चर्चा करूँगा। तो पहले प्रकार की मुद्रा थी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, ठीक है? तो ये किस किस धातु की बनी थी? ये ताम्र धातु की बनी थी, ठीक है? और इसमें कौन-सी लिपि का इस्तेमाल किया गया था? आपकी ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है? जो आपकी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा थी, उसमें आपको 8 राजाओं के क्या मिले थे? नाम अंकित मिले थे, ठीक है? आप 8 राजाओं के नाम हल्के-फुल्के ध्यान रख लीजिए। शिवदत्त, हरदत्त, गौमित्र, विजयभूति, शिवपालित, शिवरक्षित, आस्तिक, और एक नाम था मागा भाताशा, ऐसे करके कुछ था। तो 8 राजाओं के नाम आपको अंकित मिले, किसमें? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में, ठीक है? तो जिन भी मुद्राओं में आपको 8 राजाओं के नाम मिले थे, उनको हमने किस टाइप में डाल दिया? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में डाल दिया, ठीक है? और इनकी क्या थी? भाषा ब्राह्मी थी, और इनकी लिपि कौन-सी थी? ब्राह्मी थी, और इन मुद्राओं में किस धातु का यूज़ किया गया था? आपके ताम्र धातु का यूज़ किया गया था, ठीक है?
और जो आपके अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा थी, इसमें कौन सी मुद्रा का प्रभाव पाया गया? आपका यूनानी प्रभाव मुद्रा का प्रभाव पाया गया, ठीक है? जिससे इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा सबसे प्राचीन कुड़िंदकालीन मुद्रा थी, ठीक है? क्योंकि जो यूनानी थे वो भारत में सबसे पहले आए थे, ठीक है? इसीलिए माना जाता है कि जो आपके अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा थी, वो राज्य की सबसे क्या थी? प्राचीन मुद्रा थी, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको यूनानी मुद्रा का प्रभाव पाया गया, ठीक है? और कुड़िंद मुद्राओं में अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्रा है, ठीक है? आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, ठीक है? तो जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है किसकी थी? राजा अमोघ भूति की थी, ठीक है? और अमोघ भूति कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो प्रतापी राजा क्यों था ये? ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं कि प्रतापी राजा क्यों था? क्योंकि इसकी द्विलिपियाई मुद्रा मिली, ठीक है? यानी कि इसकी जो मुद्रा थी उसमें ब्राह्मी लिपि और आपका खरोष्ठी लिपि का यूज़ किया गया था, ठीक है? खरोष्ठी लिपि का यूज़ किया गया था। उसके अलावा इसकी मुद्रा क्या थी? द्विधातु मुद्रा थी, यानी कि इसमें तांबा और चांदी धातु का प्रयोग किया गया था, ठीक है? तो क्योंकि इसकी मुद्रा द्विधातु में बनी थी, यानी कि तांबा और चांदी का इनमें यूज़ किया गया था, इसीलिए इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि जो अमोघ भूति था वो क्या था? प्रतापी राजा था, ठीक है? क्योंकि उसकी मुद्रा में आपका चांदी का यूज़ हो रहा है, ठीक है? इसलिए आपका अमोघ भूति एक प्रतापी राजा था, ठीक है? क्योंकि चांदी का यूज़ आपके मतलब संपन्न राजा ही करते थे, ठीक है? क्योंकि चांदी एक प्राचीन काल से चली आ रही क्या है? एक अमूल्य धातु है, ठीक है? इसलिए अमोघ भूति क्या था? कुड़िंद काल का सबसे क्या था? प्रतापी राजा था, ठीक है? इन मुद्राओं में आपको हिंद यूनानी मुद्रा का प्रभाव पाया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है जो आपकी हिंदू यूनानी मुद्रा थी, उसी के सिमिलर थी आपकी कौन-सी? अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, ठीक है? और इन मुद्राओं में नारी और मृग का क्या था? चित्र अंकित था। तो आपने ध्यान रखना है, इन मुद्राओं में किसका चित्र अंकित था? नारी और मृग का चित्र अंकित था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि इनकी मुद्रा क्या थी? अमोघ भूति की मुद्रा क्या थी? द्विलिपिया और द्विधातुय थी, ठीक है? बात कर लेते हैं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा भी एक लिपियाँ थी, इसमें सिर्फ़ ब्राह्मी लिपि का यूज़ किया गया था और एक धातुएँ थी, यानी कि इसमें सिर्फ़ तांबा धातु का यूज़ किया गया था, ठीक है? और इसमें इसमें किसका चित्र अंकित था? आपका शिव और वृक्ष का चित्र क्या था? अंकित था, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, ठीक है? और इसमें कुछ छत्रेश्वर करके कुछ क्या था? मेंशन कर रखा था, ठीक है? इसीलिए इसे छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा कहा जाता है, ठीक है? तो आपने 3 प्रकार की मुद्राएँ देख ली, पहली थी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में मेनली तांबे धातु का यूज़ किया गया था और लिपि कौन-सी थी? ब्राह्मी थी। इन मुद्राओं में 8 राजाओं का नाम अंकित था और इनमें कौन-सा प्रभाव पाया गया? आपका हिंदी यूनानी प्रभाव पाया गया। वैसे आपकी अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा थी जो कि द्विलिपियाँ थी और इसमें कौन-सी धातु का यूज़ किया गया था? आपके द्विधातु का यूज़ किया गया था, ठीक है? उसके बाद आती है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, ठीक है? आपने ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं किताब है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स, ठीक है? किसके? डॉक्टर एमपी जोशी की है, जिसमें उन्होंने कुड़िंदों के सिक्के के बारे में जानकारी को मेंशन कर रखा है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कुड़िंदों के धर्म से। तो कुड़िंदों का धर्म कौन-सा था? ये शिव जी को मानते थे, लेकिन कुछ राजा इनमें बौद्ध को भी मानते थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ़ आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है? अब मौर्य राजवंश और उत्तराखंड, ठीक है? मौर्य काल में उत्तराखंड की स्थिति क्या थी, वो भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जिस समय उत्तराखंड के तराई भाग में किसका शासन था? आपके मौर्यों का शासन था, ठीक है? उसी समय उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में कौन शासन कर रहे थे? आपके कुड़िंद शासन कर रहे थे, ठीक है? जिसकी जानकारी हमको कालसी के अभिलेख से मिलती है। अब बात कर लेते हैं कालसी के अभिलेख से, जो कि कालसी का अभिलेख किसका था? आपके सम्राट अशोक का था, ठीक है? और किस किस सदी का अभिलेख था ये? ये था 257 किसका था? ईसा पूर्व का था, ठीक है? आपने ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने की थी? 1860 में जॉन फॉस्टर ने की थी। इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? जॉन फॉस्टर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1860 में की गई थी, ठीक है? और यह पहला अभिलेख था जो कि उत्तराखंड से खोजा गया था, ठीक है? इस अभिलेख की भाषा क्या थी? इस अभिलेख की भाषा थी आपकी प्राकृत, ठीक है? और इसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी, आपने ध्यान रखना है। यह अभिलेख अशोक का 13वें क्रम का अभिलेख था, आपने ध्यान रखना है। और इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनुष्य और पशुओं की संबंधी चिकित्सा जानकारी को लोगों तक पहुँचाना। तो इसका संबंध मेनली किससे था? चिकित्सा क्षेत्र से था, ठीक है? अब जब आपका कुड़िंद वंश खत्म हो जाता है, उसके बाद राज्य में कौन-सा वंश आता है? आपका शुंग वंश, ठीक है? तो मौर्य राजवंश के पतन के बाद भारत में शुंग वंश का उदय होता है, ठीक है? और जो उत्तराखंड में शुंग वंश की जानकारी का स्रोत मिलते हैं, वो मिलता है देहरादून के अंबाड़ी गाँव से, ठीक है? यहाँ से इनके कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। तो ये जितने भी राजवंश हैं, सारे प्राचीन राजवंश हैं, इनका कोई भी लिखित इतिहास आपको नहीं मिलता है, ठीक है? तो इतिहासकार जो भी इनका इतिहास बनाते हैं, वो बनाते हैं इनके सिक्कों से और इनके मिले हुए साक्ष्यों से, यानी कि इनके कुछ अभिलेखों से, ठीक है? तो जो शुंग वंश है, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? देहरादून के अंबाड़ी गाँव से मिलते हैं। इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है? अब शकों का उत्तराखंड पे शासन, ठीक है? अब शकों की बात कर लेते हैं। मध्य एशिया की यहाँ जाति भी उत्तराखंड पे शासन करती थी। जो शक थे, वो मध्य एशिया की जाति थी, ठीक है? और इनका पता हमसे इन जो शक जाति थी, इनका पता हमको राज्य के सूर्य मंदिरों से चलता है, क्योंकि जो सूर्य मंदिर थे, उनका निर्माण राज्य में किसने कराया था? शक जाति ने कराया था, ठीक है? क्योंकि जो शकों के आराध्य देव थे, वो कौन थे? आपके सूर्य देव थे। इसलिए हमको शकों की जानकारी कहाँ से मिलती है? राज्य में बने सूर्य मंदिरों से मिलती है, ठीक है? थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं राज्य के सूर्य मंदिरों पे। तो राज्य में जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, पहला है कटारमल का सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में, ठीक है? उसके बाद पलेठी का सूर्य मंदिर, जो कि राज्य का प्राचीन सूर्य मंदिर है, वो कहाँ है? आपका टिहरी गढ़वाल में, ठीक है? उसके बाद मंझियाली का सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ है? आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है आपका मणि का सूर्य मंदिर, जो कि है आपका पिथौरागढ़ में। फिर आता है आपका कुलछारी का सूर्य मंदिर, जो कि आपका कहाँ है? चमोली में।
उसके बाद आता है आपका क्यार्क का सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ है आपका पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। उसके बाद आता है चोपता का सूर्य मंदिर, ठीक है। अपने नाम में कंफ्यूजन नहीं होना, चोपता करके आपने रुद्रप्रयाग टिक नहीं करना है। चोपता का सूर्य मंदिर कहाँ है आपका, पिथौरागढ़ में, ठीक है। इतने पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। कुषाणों का उत्तराखंड में शासन, ठीक है। शकों के बाद उत्तराखंड पे शासन कौन करते, कुषाण करते, ठीक है। इनका जो अधिकार था वो किस में था, उत्तराखंड के तराई भाग में था। और इनकी जानकारी हमको उत्तराखंड इनकी मिली मुद्राओं से मिलती है। यानी कि जो आपका कुषाण थे, ये कुषाण है, ठीक है, कुषाण नहीं है, कुषाण नहीं है, कुषाण है, ठीक है। जो कुषाण कुषाण थे, इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, इनकी मुद्राओं से मिलती है। इनकी मुद्रा हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, शुमाड़ी जो कि श्रीनगर में, उसके अलावा वीरभद्र, मोरध्वज जो कि कहाँ है, कोटद्वार में, ठीक है। और काशीपुर यानी कि गोविशाण से क्या मिलती है, इनकी मुद्राएं मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास बनता है कि कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। परीक्षावाणी में भी ये क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। योधेय राजवंश, ठीक है। कुषाणों के बाद राज्य में कौन शासन करते हैं, योधेय करते हैं, ठीक है। और बाड़ावाला से इनकी यज्ञ यज्ञ वेदिका मिलती है, जो कि किस राजा की थी, राजा शीलवर्मन की थी, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, जो योधेय राजवंश है इसका साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बाड़ावाला की यज्ञ वेदिका से मिलते हैं, ठीक है। जो कि किस राजा की थी, आपकी राजा शीलवर्मन की थी, ठीक है। और ये जो कालीन कुछ मुद्राएं प्राप्त होती, जो कि कहाँ से प्राप्त होती, आपके जौनसार भाबर से, कालो के डांडा यानी कि लैंस डाउन से, और कोटद्वार से, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास बना था हाल ही में कि योधकालीन मुद्राएं आपके राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुई थी, तो जौनसार भाबर और कालो के डंडा से आपकी योधकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई थी, ठीक है। अब योधेय के बाद कौन शासन करते हैं, कौन, आपका नागवंश, ठीक है। तो नागवंश की जानकारी हमसे कहाँ से मिलती है, राज्य में स्थित जितने भी नाग मंदिर हैं वहां से हमको पता चलता है कि यहाँ कभी नागवंश का शासन रहा होगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से, ठीक है। तो रुद्र शिव मंदिर में आपको 2 अभिलेख मिलते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट है गणपति नाग का अभिलेख, ठीक है। तो नागवंशी राजा था कौन, आपका गणपति नाग, ठीक है। तो जो आपका नागवंशी राजा था गणपति नाग, उसका गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से एक शिलालेख मिलता है, ठीक है। जिसमें आपको 4 राजाओं के नाम क्या मिलता है, मेंशन मिलता है। आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है 4 राजाओं के नाम, गणपति नाग, स्कंदनाग, विभुनाग और अंशुनाग। चारों राजाओं के नाम ध्यान रख लीजिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस राजा का नाम अंकित नहीं था आपके गोपेश्वर के गणपति नाग के शिलालेख में। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक ऑप्शन इनमें से अलग दे देगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अंशुनाग, ठीक है। इसके अलावा रुद्र शिव मंदिर से अशोक चल का भी अभिलेख मिला, ठीक है। नेपाल का शासक था अशोक चल, इसका अभिलेख मिलता है कहाँ से, आपके गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।